Hello everybody, welcome to my channel. So today I am going to tell you about the RTI Act. So RTI Act stand for Right to Information Act 2005. सो आज के इस लेक्चर में आई होप कि आप अगर इस लेक्चर को 2 से 3 बार देख लो तो आपको RTI एक्ट पे 100% क्लैरिटी मिल जाए। तो हम इसके शॉर्ट इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं कि RTI है क्या। तो RTI जो है वो कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया, याद रखे कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया ही होना चाहिए, वो कोई फॉरेनर नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीज़न को राइट दी गई है कि वो अपने किसी भी गवर्नमेंटल बॉडी से या गवर्नमेंट अथॉरिटी से, जो कि स्टेट लेवल पे भी हो सकती हैं और सेंट्रल लेवल पे भी हो सकती हैं, उनसे किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकती है। बट देयर आर सर्टेन एग्जाम्शन। ओके, तो कुछ 8 ग्राउंड्स है जिस ग्राउंड पर आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ओके, अगर भारत की सिक्योरिटी की बात आती है या कोई भी सेंसिटिव कोई भी सिक्योरिटी या प्राइवेसी की बात है तो वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। या एनी इंफॉर्मेशन विच आर कॉन्फिडेंशियल इन नेचर आर नॉट प्रोवाइड टू द पब्लिक, राइट। तो PIO है, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, वो आपको इन इंफॉर्मेशन को देने से डिनाई भी कर सकते हैं, राइट। और आप उन पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगा सकते। अब हम जान लेते हैं RTI की हिस्ट्री के बारे में। तो RTI आने से पहले पार्लियामेंट द्वारा फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 पास की गई थी, जो कि इनेक्ट हुई थी 2002 में। बट इट वाज नॉट मोर अफेक्टिव, राइट। तो ये जो एक्ट आई थी, ये एक्ट इतनी भी इफेक्टिव नहीं थी और ना ही इसमें गवर्नमेंट की कोई अकाउंटेबिलिटी थी और ना ही इसमें कोई टाइमलाइन दिया हुआ था। कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं दी गई थी। जैसा कि RTI में आप 30 to 45 डेज़ के अंदर अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं PIO प्रोवाइड करता है देन यू कैन अपील। ओके, आप अपील करके उस PIO पे पेनल्टी लगा सकते हो, राइट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं इसकी इनैक्टमेंट और इसके कमेंसमेंट के बारे में। सो हेयर अ डिटेल्स इंट्रोडक्शन टू द RTI एक्ट 2005। तो ये इनैक्टमेंट हुई थी जून 15, 2005 में, और इसे प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गई थी जून 15 को। ओके, बट ये ऑल ओवर कंट्री में 12 अक्टूबर 2005 को कमेंटमेंट हुआ। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो टू प्रोवाइड फॉर सेटिंग आउट द practical resume of right to information for citizen to secure access to information under the control of public authorities in order to promote transparency and accountability in the working of every public authorities। ओके, तो इसकी मेन पर्पस क्या थी कि प्रैक्टिकल रिजाइन मीन्स प्रशासन, ठीक है, जो प्रशासन है, प्रशासन व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस एक्ट को इनेक्ट किया। अच्छा, तो हम देख लेते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव्स को। टू प्रोवाइड फॉर सेटिंग आउट द प्रैक्टिकल regime of right to information for citizen to secure access to information under the control of public authorities in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, right। तो इस RTI एक्ट को लाने का मेन जो मोटिव था, मेन जो पर्पस था, वो क्या था? प्रैक्टिकल रिजाइन मतलब प्रशासन में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें, और जो सिटीज़न और सरकार के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और जवाबदेही के लिए इस एक्ट को डेवलप किया गया, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं की फीचर्स। ओके, तो फीचर 1, राइट टू एक्सेस। सिटीजन हैव द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी
ओके, तो मेन इसकी फीचर्स क्या थी कि जो सिटीज़न है वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके किसी भी पीआईओ से, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी से। ओके, सेकंड फीचर है पब्लिक अथॉरिटीज़ इंक्लूड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे बता रहा है कि पब्लिक अथॉरिटी क्या क्या इंक्लूड करती है। एज यू नो, सेंट्रल है, स्टेट है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट। ओके, तो नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ओके, तो आरटीआई एक्ट में पीआईओज को भी डिजिग्नेटेड किया गया है फॉर व्हाट, टू असिस्ट द एप्लीकेंट, टू असिस्ट द सिटीजन हु अपील आरटीआई। ओके, जो सिटीज़न फाइल करते हैं आरटीआईज उनको असिस्ट करने के लिए, राइट। 4 नंबर में है एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके, तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होनी चाहिए। एप्लीकेशन यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रोसेस के थ्रू आरटीआई फाइल की जाएगी और फीस क्या होगी। तो फीस याद रखना कि मिनिमम फ़ीस 10 रुपीज़ होगी। ओके, और मैक्सिमम फ़ीस 50 रुपीज़ होगी, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं हो सकती, राइट। तो ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट है टाइम लिमिट। ओके, तो टाइम लिमिट्स क्या होनी चाहिए। 30 डेज़ फॉर रेस्पॉन्स एक्सटेंडेबल टू 45 डेज़। तो कोई भी सिटीज़न अगर आरटीआई फाइल करता है तो विद इन 30 टू 45 डेज़ के भीतर उस पीआईओ को रेस्पॉन्स करना होगा, राइट। बट अगर किसी की लाइफ एंड लिबर्टी की सवाल आती है तो उसमें इन्हें 48 आवर्स के अंदर रेस्पॉन्स करना होगा, अदरवाइज़ इन पर पेनल्टी लगाई जा सकती है बाय द सिटीज़न। ओके, तो ये याद रखना कि किसी की लाइफ एंड लिबर्टी की जब बात हो तो 48 आवर्स के अंदर उन्हें रेस्पॉन्स करना होगा, उस इंफॉर्मेशन को देना होगा। 6 नंबर एग्जाम्शंस। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया इंट्रो में कि कुछ एग्जाम्शंस है जहाँ की आपको इंफॉर्मेशन लेने की कोई राइट नहीं है। ओके, तो किन किन मुद्दों पे आइए हम जान लेते हैं। हालांकि 8 ग्राउंड्स दिए होंगे हैं, ठीक है। तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, नेशनल सिक्योरिटी, पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एग्जम्प्टेड। तो जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग किसी भी मैटर को, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है टू द पब्लिक। ओके, अपील। 7 नंबर आ जाते हैं अपील। मैकेनिज्म फॉर अपीलिंग डिनाइड रिक्वेस्ट। अच्छा, तो आप इसके अंदर आप चाहे तो अपील भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मैकेनिज़्म डेवलप किए गए हैं। वो मैकेनिज़्म क्या क्या है, एक सेंट्रल लेवल पे है सेंट्रल कमीशन इंफॉर्मेशन कमीशन, और एक है जो कि स्टेट लेवल पे है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं इसके कुछ और भी फीचर्स को। Okay, so here are some objectives. Okay, so you can see there are. Okay, so let's see here who was the person who filed the फर्स्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ओके, तो शहीद रजा बर्नी जो थे उन्होंने आरटीआई फाइल किया था फॉर फर्स्ट टाइम इन पुणे। ओके, तो पुणे के किसी पुलिस स्टेशन पे उन्होंने आरटीआई फाइल किया था। ओके, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, लेट्स सी सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। सो ग्रास रूट पे भी कैंपेन किए गए द मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा, फिर नेशनल कैंपेन्स हुए। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि तमिलनाडु जो था वो फर्स्ट स्टेट था जिसने कि आरटीआई एक्ट को फर्स्ट पारित किया था। ओके, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि राजस्थान
ऐसा स्टेट है जिसने कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था इस एक्ट को इन 2000। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ, ओके, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके ओके, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है प्रभा दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये 1982 का एक केस है, ओके, जो कि जहाँ पे कि प्रभा दत्त जो थी वो प्रिजनर इन जेल में जो भी प्रिजनर्स होते हैं उनका वे इंटरव्यू लेना चाहती थी। ओके, तो दो प्रिजनर्स थे, बिल्ला और रंगा, जो कि एक मर्डर केस में कन्विक्ट हुए थे और उन्हें मृत्यु दंड दी जाने वाली थी। ओके, तो वे जो प्रभा दत्त थी वो उन प्रिजनर्स का इंटरव्यू लेना चाहती थी, बट जो प्रिजनर ऑफिसर थे उन्होंने उन्हें इंटरव्यू लेने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। किस बेस पे कि जो मीडिया है यानी कि प्रेस है उन्हें तो एब्सोल्यूट या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड राइट नहीं दी गई है, उन्हें एक्स्ट्रा प्रिविलेज और फ्रीडम तो दी गई है, बट इट डजेंट मीन हैव द एब्सोल्यूट और अनरिस्ट्रिक्टेड राइट। ओके, तो उन्होंने यानी कि प्रभा दत्त ने 32 के अंडर उन्होंने रिट फाइल किया। ओके, तो आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया कि इंटरव्यू में बी कंडक्टेड ओनली इफ़ द प्रिजनर गिव देयर कंसेंट। ओके, तो अगर प्रिजनर कंसेंट दे रहे हैं, इंटरव्यू अगर देने के लिए वे तैयार हैं तो वे इंटरव्यू ले सकती हैं। ओके, तो ये केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने एग्ज़ाम में इसे मेंशन कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं बियर एक्ट के बारे में, राइट। ओके, सो दिस इज़ द गैजेट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राजपत्र। ओके, तो इसे पढ़ने से पहले हम देख लेंगे कि इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं और कितने चैप्टर्स हैं। ओके, तो इसमें टोटल सेक्शन 31 है, चैप्टर 6 है एंड शेड्यूल या स्केड्यूल इसमें टोटल 2 हैं। ओके, तो आप जब भी बियर एक्ट को पढ़ो तो साइड में ऐसे लिख लेना, ओके, जिससे कि आपको याद रहे। लोकसभा में और राज्यसभा में ये एक्ट 11 मई एंड 12 मई को पास हुई। ओके, ये याद रखना। और इनैक्टमेंट का डेट तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 15 जून को इनैक्ट हुई। ओके, और पूरे भारतवर्ष में ये 12 अक्टूबर को लागू हो गई। ओके, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द 15th June 2005 and is hereby published for general information. Okay, the Right to Information Act 2005। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं इसका मेन पर्पज। An act to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and State Information Commission, and for matters connected therewith or incidental thereto। तो इस एक्ट को क्यों इनैक्ट किया गया? ताकि सिटीज़न और पब्लिक अथॉरिटी के बीच एक ट्रांसपेरेंसी हो, ओके, एक पारदर्शिता हो। ओके, इसलिए इसे इनैक्ट किया गया। और साथ में ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया ताकि सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच एक पारदर्शिता हो, जिससे कि करप्शन को रिड्यूस किया जा सके। ओके, वेयर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं।
And whereas democracy requires an informed citizenry and transparency of information which are vital to its functioning and also to contain corruption and to hold government and their instrumentalities accountable to the governed. ओके तो ये काफ़ी अच्छी पॉइंट है। इस पॉइंट में कहा गया है कि जो लोकतंत्र में जो शिक्षित नागरिक वर्ग है उनकी क्या अपेक्षा है कि वे चाहते हैं कि जो सूचनाएं हैं वो ट्रांसपेरेंसी हो उसमें। ओके, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच एक पारदर्शिता हो। अच्छा, कि सरकार के कामों में सिटीजन भी एक्सेस कर सके। ओके, जो भी गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उनके प्रोसेस को वो जान सके, राइट, जिससे कि करप्शन रिड्यूस किया जा सके तथा अपने पब्लिक अथॉरिटी की एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, यानी कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एंड वेयर एज रिवलेशन of information in actual practice is likely to conflict with other public interest, including efficient operation of the government, optimum use of limited fiscal resources, and the preservation of confidentiality of sensitive information. Okay, so हम देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो प्रैक्टिकल मतलब वास्तविक व्यवहार में सूचना को प्रकट करने का जो संभवतः है वो क्या क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि लोक इंटरेस्ट, जिनके अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो आप देख सकते हो, इंक्लूडिंग इफिशिएंट ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्टिमम यूज ऑफ लिमिटेड फिजिकल रिसोर्सेस, यानी कि राज्यों के द्वारा जो फाइनेंस यानी कि वित्तीय जो संसाधन है उसका प्रयोग जो है वो सीमित किया जा सके, उसका उपयोग को सीमित किया जा सके, और क्या हो, संवेदनशील सूचनाओं पर गोपनीयता बनी रहे, राइट, जो कि ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि भारत के सिक्योरिटी या उसकी प्राइवेसी से है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एंड वेयर एज it is necessary to harmonize their conflicting interest while preserving the paramountcy of the democratic ideal. Okay, तो हम इसे देख लेते हैं। इसका मीनिंग है कि लोकतंत्र ऑर्डर्स यानी कि आदर्श में संप्रभुता को बनाए रखने के लिए जो भी विरोधी हित है, ओके, उसमें क्या क्या बनी रहे, हार्मोनाइज रहे, यानी कि सामंजस्य बनी रहे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ देयरफॉर इट इज एक्सपेंडिएंट टू प्रोवाइड फॉर फर्निशिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन टू सिटीजन हु आर डिजायर टू हैव। अच्छा, तो ये मीनिंग कहता है कि अतः अब यह इसका मीनिंग होता है, ओके, इसका मीनिंग एक्सपेंडिएंट का हिंदी मीनिंग होता है समीचीन करना। ओके, तो समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को जो कि सूचना देने के लिए जो उसे पाने के इच्छुक है यानी कि डिज़ायर है, पाना चाहते हैं, उनको उपलब्ध कराना, राइट। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हो। नेक्स्ट है, be it enacted by Parliament in the 56th year of Republic of India as follow। अच्छा, तो इसका मीनिंग है कि भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियम हो। ओके, अब हम आ जाते हैं चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी पे। ओके, जहाँ की शॉर्ट एक्सटेंशन के बारे में बातें की गई है। तो अब हम देख लेते हैं सेक्शन 1 के बारे में। ओके, तो सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ओके, तो यहाँ पे एज यूजुअल आप जानते हो कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सब क्लोज 2 पे। ओके,
याद रखना ये सेक्शन 1 का सब क्लोज 2 है, जहाँ की इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका मीनिंग है कि ये भारत के संपूर्ण भारत पर ये लागू है, केवल किसे छोड़ के, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। बट आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2019 ओके इसे हटा दिया गया है, राइट। अब ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद से ये अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू रहेंगे। ओके, नेक्स्ट सब सेक्शन में हम देख लेते हैं द प्रोविजन ऑफ subsection 1 of section 4, subsection 1 and 2 of section 5, section 12, 13, 15, 16, 24, 27 and 28 shall come into force at once। ओके, तो ये कह रहा है कि जब ये एक्ट लागू हुई, यानी कि 15 जून की बात की जा रही है, राइट। तो 15 जून को ये सारी एक्ट जो है वो लागू हो गई। ओके, ये आप याद रखना कि ये जितनी भी एक्ट है ये उस समय ही लागू हो गई, यानी कि कब लागू हुई, 15 जून, राइट। बट रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 120th डे ऑफ इट्स इनैक्टमेंट। अच्छा, इसके इनैक्टमेंट होने के 120 डेज के बाद जो है रिमेनिंग प्रोविजन वो लागू हुए, राइट। तो 120 डेज कब पड़ रहा है, आप देख सकते हो 120 डेज 12 अक्टूबर, यानी कि जब इनैक्ट हुआ तब। ओके, तो आप आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 ओके, सेक्शन 2 कह रहा है इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेंट्स अदरवाइज रिक्वायर्स। ओके, तो सेक्शन 2 कह रहा है कि इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सारे परिभाषाएं जानेंगे, यानी कि डेफिनेशन दी गई है। ओके, और मैं एक और बात कह देना चाहूँगी, आप जब भी एग्ज़ाम में अपने आंसर राइटिंग पे ये लिखें तो आप सेक्शन एब्सोल्युटली मेंशन कर दो। ओके, और अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो आप मत लिखो, बट आप गलत लिख के मत आना, राइट। तो हम देख लेते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है। Appropriate government means in relation to a public authority which is established, constituted, owned, controlled or substantially financed by fund provided directly or indirectly। Okay, यहाँ पे हम देख लेते हैं सपोज में by the central government or the union territory administration, the central government। Suppose 2 by the state government, the state government। ओके, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता क्या है हम जान लेते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी पब्लिक अथॉरिटी को अगर इस्टेब्लिश किया है, कंस्टिट्यूट किया गया है, ठीक है, या कंट्रोल किया है, या उस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी फंड को प्रोवाइड किया जा रहा हो, ओके, फाइनेंशियली उसे फंडेड किया जा रहा हो, तो उस केस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट अगर ये स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को स्टैब्लिश करती है, कंस्टिट्यूट करती है, ओन करती है, कंट्रोल करती है, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे फाइनेंशियली हेल्प करती है, यानी कि फंडेड करती है, फंड प्रोवाइड करती है, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट, राइट। आई होप कि आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी मिल रही होंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं वही बी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन मीन्स द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कंस्टिट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12। ओके, तो जब हम सेक्शन 12 पढ़ेंगे तब हम जानेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि कंस्टिट्यूट किया गया है सब सेक्शन 1 में। ओके, सब सेक्शन 1 में इसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को इंक्लूड किया गया। ओके, तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन डील करता है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर।
means the central public information officer designated under subsection 1 and includes a central assistant public information officer designated as such under the subsection 2 of section 5. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को सेक्शन 5 के 1 में इंक्लूड किया गया है, ओके, डिजिग्नेटेड किया गया है। और सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर है उसको कहाँ डिजिग्नेट किया गया है, उसे 2 में किया गया है, ओके, सब सेक्शन 2 में, राइट। नेक्स्ट हमारा डील करता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर मीन्स द Chief Information Commissioner and Information Commissioner appointed under subsection 3 of 12. Okay, subsection 12 का आप देख सकते हो सेक्शन 12 में सबसेक्शन जो 3 है उसके अंदर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को क्या किया गया है, कंस्टिट्यूट किया गया है। ओके, तो हम जब सेक्शन 12 पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। नेक्स्ट हमारा डील करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। ओके, तो अब हम जान लेंगे कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है। ओके, 1 द स्पीकर इन केस ऑफ House of People or the Legislative Assembly of a state or a union territory having such assembly and the chairman in the case of the Council of State or Legislative Council of a state, the Chief Justice of India in case of Supreme Court. Okay, third one, the Chief Justice of the High Court in the case of High Court. 4. The President or the Governor as the case may be in case of other authorities established or constituted by or under the Constitution. Okay, 5 number. The administrator appointed under Article 239 of the Constitution. Okay, तो अब यहाँ पे हम जान लेते हैं, ओके, इसका मीनिंग हम जान लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि स्पीकर जो होंगे किसके केस में, अगर लोकसभा, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी। ओके, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और यूनियन टेरिटरी के केस में कौन होगा, स्पीकर। ओके, अच्छा, अब सेकंड देख लेते हैं कि चेयरमैन होगा किन केस में, राज्यसभा और विधान परिषद के केस में। ओके, कौन होगा, चेयरमैन किन केस में, राज्यसभा या विधान परिषद, ओके, जो कि स्टेट में होते हैं। ओके, अब हम थर्ड वन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हाई कोर्ट के केस में CJI, सॉरी 2 नंबर हम देख लेते हैं। 2 नंबर CJI इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, तो आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी, CJI। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं, तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर लोकसभा या राज्यसभा या यूनियन टेरिटरी है तो उस केस में स्पीकर होंगे, राइट, और चेयरमैन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे किन केस में, अगर राज्यसभा और विधान परिषद के बारे में हो तो, ठीक है। अच्छा, अब हम 3 नंबर देख लेते हैं कि अगर हाई कोर्ट के केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा, CJ। ओके, CJ shall be the competent authority in case of high court.
ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं 4 नंबर। अच्छा, अगर पूरे भारतवर्ष का केस है, इन केस ऑफ पूरे भारत, द टेरिटरी ऑफ इंडिया, देन हु शैल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? देन प्रेसिडेंट। ओके, और अगर राज्य का है तो राज्य के केस में कौन होगा? गवर्नर। ओके, गवर्नर होगा, राइट। इसके बाद हम देख लेते हैं द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट अंडर, या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जो कि आर्टिकल 239 के तहत क्या किया गया है? अपॉइंटेड है। ओके, तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट आंसर मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यशवर्धन यशवर्धन सिन्हा जी हैं। सिन्हा जी जो है वो हमारे प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंफॉर्मेशन। तो ये पूरी जो एक्ट है ये इसमें हम सुन रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन मीन्स क्या होती है। ओके, इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, opinions, advices, press releases, circulars, orders, lookbooks, contract, reports, papers, samples, models, data, material held in any electronic form. Okay, तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ। ओके, उसकी मदद से आपको याद करने में बहुत ही सुविधा होगी। ओके, तो आप इस स्लाइड को देखो। ओके, इस स्लाइड में डेफिनेशन 2F, ओके, इंफॉर्मेशन। आप इस तरह का एक चार्ट बना लो, राइट, सॉरी। अच्छा, तो आप ऐसा एक चार्ट बना लो। इस चार्ट के मदद से आपको आई होप कि याद हो जाएगी। ओके, तो इंफॉर्मेशन क्या क्या इंक्लूड करता है आप देख लो। रिकॉर्ड, मॉडल, सैम्पल्स, पेपर, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस इंफॉर्मेशन, ऑर्डर्स, लुक बुक, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो, ओके, जिससे आपको याद करने में बहुत ही इजी होगी। अच्छा, तो फिर अब हम आ जाते हैं अपने मेन स्लाइड पे। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एंड इंफॉर्मेशन relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force. Okay, तो ये पॉइंट कह रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी, किसी भी प्राइवेट बॉडी से अगर रिलेट करता हो, वो पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा सीज कर दी जाएगी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उस समय के लॉ के अनुसार। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं सब क्लोज जी में। प्रिस्क्राइब means prescribed by rules made under this act by the appropriate government or the competent authority as the case may be. ओके, तो कॉम्पिटेंट प्रिस्क्राइब मीन्स क्या है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो किसके द्वारा बनाई गई है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो बनाई गई हैं वो रूल्स। ओके, नेक्स्ट है पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश और कंस्टिट्यूटेड by or under the constitution by any other law made by parliament. See, by any other law made by state legislature.
D. By notification issued or order made by appropriate government. ओके तो यहाँ हम ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ओके आप इसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी का मीनिंग बताया गया है। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब कोई भी बॉडी, ओके, एनी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, ओके, ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, ओके, तो बनाई जाती है या इस्टेब्लिश की जाती है किसके द्वारा? बाई और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। बाई एनी अदर लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई कोई भी लॉ। बाई एनी अदर लॉ मेड बाई स्टेट लेजिस्लेचर, ओके, तो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई कोई लॉ। बाई नोटिफिकेशन इश्यूड और ऑर्डर मेड बाई द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई या ऑर्डर की गई नोटिफिकेशन, ओके। तो आई होप आप समझ गए कि पब्लिक अथॉरिटी क्या है। एंड इंक्लूड्स एनी, और भी क्या क्या इंक्लूड की गई है यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड इंक्लूड एनी बॉडी ऑन कंट्रोल ऑफ सब्सटेंशियली फाइनेंस, या फिर कोई भी, अच्छा सब क्लोज टू पढ़ लेते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस, अच्छा, या फिर और किस चीज़ को इंक्लूड करती है? कोई भी एनजीओज हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि उस बॉडी को सरकार क्या करती है? ऑन करती है, कंट्रोल करती है और उसे फंड करती हो, ओके, फाइनेंशियली हेल्प करती हो, फाइनेंस प्रोवाइड करती हो, राइट। तो आप यहाँ तक समझ गए। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड प्रोवाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ओके, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अगर फंड प्रोवाइड की जा रही हो वैसी भी बॉडी को हम पब्लिक अथॉरिटी कह सकते हैं। तो पब्लिक अथॉरिटी क्या इंक्लूड नहीं करता है, राइट, हम यहाँ पे देख लेंगे कि पब्लिक अथॉरिटी जो है वो किसी भी तरह की प्राइवेट बॉडी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड नहीं करता है, ओके। तो आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप किसी भी तरह की आरटीआई क्लेम नहीं कर सकते हो, राइट। और इससे रिलेटेड एक केस लॉ है जो कि सरबजीत रॉय वर्सेस दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ओके, तो वो केस लॉ आप चाहे तो लिख सकते हो। नेक्स्ट है रिकॉर्ड आई, ओके, इस क्लोज को हम देख लेते हैं। एनी डॉक्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट एंड फाइल, एनी माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे एंड facsimile copy of a documents, any reproduction of image or images embodied in such microfilm whether enlarged or not, and any other material produced by a computer or any other device, ओके। तो हम रिकॉर्ड देख लेते हैं कि रिकॉर्ड में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ओके। तो रिकॉर्ड में एनी डॉक्यूमेंट्स, ओके, तो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स या फाइल, ओके, वो इंक्लूड होता है। बी नंबर में देख लेंगे कि किसी भी तरह का माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे एंड फैसिमेल का कॉपी, ओके, इंक्लूड होता है, राइट। या फिर इसमें किसी भी तरह का कोई किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लॉज जे के बारे में, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ओके, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लॉज है, आप इसे याद कर लेना क्योंकि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन पे ही बेस है। ये पूरी आरटीआई जो एक्ट है ये इस पे ही बेस है। तो आप जान सकते हो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी अंडर दिस एक्ट विच इज़ हेल्ड बाई और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी एंड इंक्लूड्स द राइट टू Clause 1 Inspection of work documents record. 2 Taking notes, extract or certified copies of document or record. Clause 3 Taking certified samples or of material
4 देख लेते हैं। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्कैटर्स, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो कैस्टर्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, और दो printout where such information is stored in a computer or in any other device। ओके, तो हम इनका मीनिंग जान लेते हैं। अच्छा, तो सूचना का अधिकार से मतलब है कि इस नियम के अधीन, यानी कि इस नियम के अंतर्गत पहुंचाने जाने योग्य सूचना जो कि किसी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा क्या की जाती है, नियंत्रित की जाती है। तो इसमें निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं। ओके, जैसे कि 1 कृति दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण। सब क्लोज 2 दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि होना। सब क्लोज 3 सामग्री के प्रमाणिक नमूने लेना। उसके बाद 4 देख लेते हैं। 4 क्लॉज में है डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित है, ओके, उससे अभिप्राप्त है। राइट, इसके बाद हम जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्लॉज के देख लेते हैं। ओके, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन मीन्स द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन constituted अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ 15। ओके, तो सेक्शन 15 के सब सेक्शन 1 में किसे कंस्टिट्यूट किया गया है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को। ओके, नेक्स्ट क्लॉज स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर mean the state chief information commissioner and the state information commissioner appointed under subsection 3 of section 15। ओके, तो सेक्शन 15 के क्लॉज यानी कि सब सेक्शन 3 में किसे कंस्टिट्यूट किया गया है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। राइट, नेक्स्ट क्लॉज देख लेते हैं। स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मीन द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर designated under subsection 1 and include a state assistant public information officer designated as such under subsection 2 of section 5। तो सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 में स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को इंक्लूड किया गया है एंड 5 के सबसेक्शन 2 में असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को डेजिग्नेट किया गया है। राइट, ओके, तो इस क्लॉज में हम देख लेते हैं क्लॉज एंड में। तो इस सेक्शन का यानी कि सेक्शन 2 का ये लास्ट डेफिनेशन है। थर्ड पार्टी मीन्स अ पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड अ पब्लिक अथॉरिटी। ओके, तो थर्ड पार्टी कौन है, एक तो हो गया सिटीजन, ओके, दूसरा हो गया पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी। और ये जो सिटीज़न है, ये सिटीज़न किसी थर्ड पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये थर्ड पार्टी। ओके, मतलब जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहती है वो हो गया थर्ड पार्टी। और इसमें थर्ड पार्टी में किसे भी इंक्लूड किया गया है, पब्लिक अथॉरिटी को। ओके, तो पब्लिक अथॉरिटी को भी इंक्लूड किया गया है। अच्छा, तो हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि थर्ड पार्टी कौन है। अच्छा, मान लो कि एक डाइवोर्स का मामला है, उसमें एक वाइफ है, ठीक है, जिसका हस्बैंड किसी सरकारी डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय है। ओके, तो ये इन पर परमानेंट एलिमनी चाहती हैं इनसे। ओके, डाइवोर्स में तो इन्होंने इनके ऑफिस में
हस्बैंड के ऑफिस में यानी कि पब्लिक अथॉरिटी को अप्रोच किया आरटीआई के लिए कि उनके पति की सैलरी कितनी है, वो कितनी सैलरी पाते हैं, उनकी आइडियल कितनी है, उन्हें सब कुछ पीएफ ईपीएफ ये सब कटने के बाद उन्हें कितनी सैलरी आती है, क्या उनके पेमेंट है। ओके, तो ये वाइफ क्या कर रही है, ये पब्लिक एज अ सिटीज़न ये क्या कर रही हैं, पब्लिक अथॉरिटी से जानकारी ले रही हैं अपने पति के बारे में। तो ये पति क्या हुए, ये थर्ड पर्सन हुए, राइट। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।